नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंस गए बुरी तरह से ईरान इजराइल के बीच। पृथ्वी का चेहरा बदलेगा, एक सवाल है यह, लेकिन फंस तो गए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब ईरान ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि खामनेई के निधन के बाद जो भयावह गुस्से हैं वह विश्व के कई देशों में दिख रहे हैं। भारत में भी लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अब सवाल यह है कि जो हालात बन रहे हैं और जो सेकेंड नेतृत्व खामनेई के बाद का जो कमान संभाला है, अभी उसने जब ऐलान किया है कि जिहाद का ऐलान किया, बदला लेने की बात कही और कही कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला करूंगा, तो लाजमी है कि इजराइल अमेरिका भी तैयार होंगे। उन्हें पता होगा कि किस जगह ठिकाने पे हमले हो सकते हैं या ईरान की नई रणनीति होगी, यह वक्त बताएगा। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कल जब यह हमला शुरू हुआ तो खामनेई के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो अमेरिका और इजराइल के साथ क्या होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी के ऊपर अब बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इतने बड़े सवाल हो रहे हैं कि जो आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं उठा। नरेंद्र मोदी के इजराइल से आने के बाद यह हमला हुआ है और ईरान की बहुत क्षति हुई है। जो जंग में नुकसान होता है तो वह तो एक अलग चीजें होती हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जंग में नुकसान होती है, लेकिन खामनेई की क्षति जो हुई है उसकी भरपाई इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए। दूसरा नेतृत्व वैसे ही दमदार होगा या नहीं कह सकते, या इसमें दोषी भी नरेंद्र मोदी को ठहराया जाएगा। क्योंकि अब हालांकि भारत के साथ तो जंग हुआ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का वहां जाना इजराइल और अमेरिका के रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। यह आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, यानी कि भारत के ऊपर यह आरोप है। नरेंद्र मोदी किससे पूछ करके गए और किस काम के लिए गए थे और इसी वक्त क्यों उन्हें जाना जरूरी था, यह बहुत सारे सवाल गूंज गए हैं। लेकिन अब यह जंग क्यों हुआ यह भी आप दर्शक समझिए, जो इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है अब। क्योंकि अब जो वार शुरू होने जा रहा है इसे थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में देखा जा रहा है कि यह वर्ल्ड वार में बदल सकता है। क्योंकि अमेरिका की तानाशाहियां जो हैं ट्रंप के, जिस तरह वह मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है वह व्यक्ति, अगर ईरान तक आ गया है और ईरान पर कब्जा करने के लिए उसकी नहीं सुन रहे थे खामनेई, तो इस हद तक जा सकता है। तो क्या अमेरिका भारत पर यही काम नहीं कर सकता है? आप दर्शक सोचिए इसे, क्योंकि इसे अब हल्के में मत लीजिए। अमेरिका भारत के साथ भी यह कर सकता है। और दूसरी चीज, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका के शिकंजे में है और इजराइल के शिकंजे में है। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी अपनी मन की कर रहे हैं या वह न चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए उसे छिपाने के लिए, या गुनाह किए उसे छिपाने के लिए, या गलतियां की उसे छिपाने के लिए कुछ तो होगा जिसकी वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने। ऐसे में जब पीएम का चेहरा, ब्लैकमेल पीएम का चेहरा हो रहा है भारत का, तो उस चेहरे को बदल दे, प्रधानमंत्री के चेहरे को बदल दे, तो तब तो अमेरिका ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, इजराइल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है जो दिखते आएंगे
चेहरा बदलने के बाद भी वह बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो एप्स्टीन का हैंडलर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो नेतृत्व है उससे। तो इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी पर एप्स्टीन का और ट्रंप का शिकंजा है। कोई भी एप्स्टीन, भले एप्स्टीन का निधन हो गया नहीं है, लेकिन उसके हैंडलर तो हैं, उसके कर्ता धर्ता तो हैं, और वही कर्ता धर्ता मिल रहे थे। वह कैसे नजर आया, क्यों मिल रहा था? वह किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष तो है नहीं, तो वह कैसे मिल रहा था? विपक्ष का कोई नेता इन मंत्रियों से नहीं मिल पाता, ये लोग मिलने का वक्त नहीं देते हैं और नहीं सुनते हैं। उस हैंडलर को क्यों? इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि अब जो यह ब्लैकमेलिंग हो रही है, भारत भी उसी शिकंजे में और उसी कैटेगरी में आ सकता है जो ईरान के साथ हुआ। अमेरिका ने पूरी तरह से और इजराइल ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। नहीं तो ऐसे वक्त में क्या इतना माइंड ऑफ सेंस नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, पीएम की कुर्सी पे बैठ करके, कि ऐसे युद्ध के हालात में किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाता है किसी देश, वैसे देश में? क्या इतना सेंस ऑफ माइंड नहीं है इनके पास? लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी गए। क्यों गए? क्योंकि एप्स्टीन इन्हें बेचैन कर रहा है और यह पूरी तरह से फंसे हुए हैं, कुछ और उजागर न हो जाए, क्या इसलिए गए थे? कुछ तो है। अब ऐसे में पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यशवंत सिन्हा आईएएस अफसर और रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, सफल विदेश मंत्री रह चुके हैं, सफल वित्त मंत्री रह चुके हैं, सफल आईएएस अफसर रह चुके हैं। ऐसे लोगों को भी इनकी बातें समझ नहीं आ रही है और लाइन दिशा नरेंद्र मोदी की समझ नहीं आ रही है। अब यशवंत सिन्हा का बयान और एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान दोनों सिमिलर हो रहा है। दोनों के बयानों से यह प्रतीक हो रहा है, दोनों के आकलन से, जो मीडिया में इंटरव्यूज आ रहे हैं उनके, उसके आकलन यह कह रहे हैं कि दोनों एक ही सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी काबिलियत उसी तरफ इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी इस देश से कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं जो उन्होंने इस देश के साथ गलत किया है, या फिर अडानी को बचाने के लिए। तो एक उद्योगपति अगर गलत काम कर रहा है तो सरकार का काम होता है उसकी निगरानी और उसकी जांच करना। तो उसके लिए देश को क्यों दांव पर लगा रहे हैं? या फिर अडानी सिर्फ एक चेहरा है, मोदी ही अडानी है, इस बात पर भी संदेह जाता है, इसलिए ट्रंप के सामने झुक रहे हैं? या इनके जीवन का कोई बहुत बड़ा राज अमेरिका के हाथ है, इजराइल के पास है, इसलिए यह झुक रहे हैं? क्योंकि हमारा देश इजराइल के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े नहीं हुए, भाजपा की ही सरकार थी। तो नरेंद्र मोदी का क्यों? और नरेंद्र मोदी जाकर के वहां से आते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं, गले मिलते हैं और आते हैं और हमला शुरू हो जाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी सहमति देके आए इजराइल को, या ट्रंप के कहने पर ही इजराइल गए और वहां से आकर के फंस गए, यह दिखा दिए कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं? क्योंकि इस मिडिल ईस्ट में खामनेई का निधन बहुत कुछ सवाल खड़ा कर दिया है और बहुत कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में। अब जब इजराइल
जो कर रहा है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने जब यह ऐलान कर दिया है कि जिहाद का ऐलान किया है और यह कह दिया है कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला हम करने जा रहे हैं, यानी कि खामनेई के बाद का सेकेंड नेतृत्व। खामनेई ने अपना वसीयत भी लिख दिया था, खामनेई ने सेकेंड नेतृत्व को पूरी कमान भी सौंप दी थी। ऐसा नहीं है कि सेकेंड नेतृत्व के पास कमान नहीं, पूरी कमान सौंप दी थी खामनेई ने। यानी कि खामनेई को ईरान की चिंता थी और उन्हें पता था कि अगर हमें कुछ हो गया तो नेतृत्व रहना चाहिए तैयार सामना करने के लिए। वह काम वह करके गए और खामनेई के पक्ष में भारत में भी विरोध हो रहा है, ईरान में भी विरोध नहीं, उनके समर्थन में, माफ कीजिएगा, खामनेई के समर्थन में और इजराइल के विरोध में। और ईरान के अंदर जो खामनेई के विरोध की आशंका अमेरिका को और इजराइल को थी, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया, समर्थन में लोग खड़े हो गए। तो इससे सेकेंड नेतृत्व को और भी ताकत मिल रहा है। अब दूसरा पहलू एक हमारे देश का राजनीतिक समीकरण, इस पर यह भी आप दर्शकों को जानना है। नरेंद्र मोदी ने बीज बो दिया इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी के ऊपर तोहमत लगने लग रहे हैं और भारत ने स्टैंड भी अभी तक कोई स्टैंड नहीं दिखाया कि अमेरिका के साथ है कि इजराइल के साथ है कि ईरान के साथ है, क्या है इतने कायर है सरकार की वह डिसीजन नहीं ले पा रही है किसके साथ रहे किसके साथ है। तो फिर यह सरकार चलेगी कैसे? यही वजह है कि चाइना का टैंक हमारे देश में ढुक गया और हमारे देश का प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं ले पाया। जनरल नरवणे ने अपने बुक में यह लिखा और उसको आधार बना करके कारवा पत्रिका ने उसके लेख को छाप दिया। यानी कि और कहां है वह लाल आंखें, कहां है लाल आंखें, 56 इंच का सीना कहां है वह विश्व गुरु, कहां है वह मोहन भागवत आरएसएस का जो कहता था मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, कहां है वह? क्यों नहीं आ रहे ये लोग सामने, क्यों नहीं फैसला ले रहे? पूरे देश को बलि का बकरा बना रहे हैं अपनी गंदी राजनीति के। तो यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाना चाहिए। भाजपा में ही नितिन गडकरी हो, चेहरा बदल जाए, नितिन गडकरी की चेहरा आ जाए, देखिए अभी विपक्ष भी उनसे सहमत होगा, क्योंकि नितिन गडकरी जैसे लोगों के पास नेतृत्व करने की क्षमता और सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता और अपना विश्वास कायम करने की क्षमता है। लेकिन यहां तो स्वार्थ बस सब कुछ हो रहा है। स्वार्थ और क्षमता में बहुत फर्क होता है। एक स्वार्थ का नेतृत्व और एक देश का नेतृत्व, दोनों में फर्क होता है। तो इस देश की जनता को धोखा दिया गया, बड़े बड़े सपने दिखा करके 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी। अब मिला क्या? ठेंगा। और जब निर्णय का वक्त आता है तो यह लोग बिल में ढुक जाते हैं, यह नेता, लाल आंखें भी गायब हो जाती है, 56 इंच का सीना भी सिकुड़ जाता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अब सवाल उठ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाए ऐसा मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया है और यशवंत सिन्हा ने भी किया। हालांकि यशवंत सिन्हा अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, वह राजनीति से पूरी संन्यास ले लिए, 14 में ही ले लिए। सुब्रमण्यम स्वामी आज तक अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं और उनको सदस्य से हटाने की हिम्मत भी नहीं हुई है इस नेतृत्व के। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की खिलाफत होती है तो और इस तरह का माहौल है तो नीतीश नायडू के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है कि नीतीश नायडू साथ छोड़ सकते हैं तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में नीतीश नायडू न छोड़े, इसके लिए क्या उपाय है जिस पर नरेंद्र मोदी गौर कर रहे हैं? वह
इंडिया गठबंधन में फूट डालने का, कि कांग्रेस के साथ न हो इंडिया गठबंधन। तो जब एक नहीं होगा तो फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक नहीं होगा तो नीतीश नायडू की मजबूरी बन जाएगी एनडीए में रहना, क्योंकि एनडीए को छोड़ करके फिर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो अब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व बदलने का हवा निकल पड़ा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कमान संभाल ले, अखिलेश यादव संभाल ले, स्टालिन संभाल ले, लेकिन राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के हाथ से नेतृत्व ले लो। अब सवाल यह है जो समझने की जरूरत है, जो यह सारे पठन चल रहे हैं, कि कांग्रेस के बगैर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का कोई सपना भी नहीं देख सकता, और कांग्रेस के बगैर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को कोई जिंदा भी नहीं रख सकता। यह बातें करवा सच है। अब जब यह करवा सच है और यह चीजें हैं, तो कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी के रास्ते का काटा है। तो नरेंद्र मोदी विपक्ष को अलग करके कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। कहते विपक्ष की कोई गलती नहीं है, कांग्रेस गलत है, क्योंकि वह जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और कांग्रेस से सबको अलग कर दो। तो अब ममता बनर्जी भी बीच बीच में बोल रही थी, अब फिर वो चल रहा, अब यह चल रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बदल दो। तो इसके बारे में दो चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कि लीडर ऑफ अपोजिशन बदलने के लिए किसी पार्टी के पास क्षमता ही नहीं है, वह कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास आधिकारिक रूप पर 99 सांसद हैं, तो संवैधानिक तौर पर कांग्रेस का ही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जो कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुना है। अब राहुल गांधी को पूरे इंडिया गठबंधन ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया था। यह चीजें हैं, तो बहुत कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, स्टालिन अलग हो सकते हैं और वह सब मिलाकर के लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता है, वह मान्यता उनको नहीं मिलेगी, वह फैसिलिटियां भी नहीं मिलेगी। लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, दफ्तर मिलता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन गठबंधन के लीडर को नहीं मिलेगा, क्योंकि गठबंधन की मान्यता नहीं है, यह बनाई हुई बाहर, सदन के बाहर की बनाई हुई है। तो ऐसे में राहुल गांधी की तुलना इन लोगों से की नहीं जा सकती। दूसरी इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसे भी समझना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी ने ही मोदी सरकार के रास्ते के रोड़े हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, और राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी को हर जगह सवालों में घेर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जनरल नरवणे की बुक को लेकर, राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर के, राहुल गांधी विदेश नीति को लेकर के, राहुल गांधी अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के, सभी मुद्दों को लेकर के, चुनाव आयोग के मुद्दों को लेकर के वही सड़क पर है। बाकी कोई पार्टियां तो आई नहीं, यहां तक कि अडानी को लेकर के बाकी किसी में तो वह क्षमता नहीं कि जो मोदी का मुकाबला कर ले। और इन पार्टियों का अस्तित्व अपने अपने राज्यों में है, दूसरे राज्यों में नहीं। लेकिन कांग्रेस 350 सीटों पर, 543 लोकसभा की सीटों में से 350 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अगर इनका साथ नहीं रहा तो भी कांग्रेस मुकाबला कर लेगी। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ डील चल रही है ममता बनर्जी से, मैं नहीं जानता, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह चर्चा है कि ममता बनर्जी कह रही है कि इंडिया का कमान मैं संभालने के लिए तैयार हूं। अखिलेश यादव की बात हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि मैं संभाल तैयारने को तैयार हूं, चाहे स्टालिन ने नहीं कहा।
क्या स्टालिन पूरे देश में मान्य है? क्या अखिलेश यादव पूरे देश में मान्य है? क्या ममता बनर्जी पूरे देश में मान्य है? हेमंत सोरेन मान्य है? उद्धव ठाकरे या शरद पवार मान्य है? नहीं है। लेकिन इकलौता राहुल गांधी पूरे देश में मान्य है। तो फिर कौन कमान संभालेगा? अब यह सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की चाल सफल हो जाएगी या नहीं हो जाएगा। लेकिन एक बात आप दर्शकों को मैं यह कहना चाहूंगा कि जब जब कांग्रेस ने नेतृत्व मोदी सरकार को पलटने की कोशिश की, तब तब इंडिया गठबंधन में फूट पड़ा। जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का चेहरा और सरकार को पलटने की जब जब कोशिश की, और जब जब नीतीश नायडू एनडीए गठबंधन से दूरी बनाए और इंडिया गठबंधन में आने की संभावनाएं उनकी बढ़ी, तब तब इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे घटक दलों ने अपना अस्तित्व दिखाया, अपना रंग दिखाया और पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। तो गद्दार कौन, इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। लेकिन अब यह चीजें इस देश के लिए भारी पड़ रही हैं। यह क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह से राजनीति कर रही हैं और जिस तरह से इस देश को बर्बाद कर रही है, इस देश की जनता को यह बात समझ लेना चाहिए। कांग्रेस अपने क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के चलती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन यह क्षेत्रीय दल कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, वह नरेंद्र मोदी से भी बड़ा इवेंटबाज है। वह कांग्रेस पे हमले कर रहा है केस से बरी होने के बाद, भाजपा पर नहीं। जिसने जेल में डाला उसे नहीं, कांग्रेस के ऊपर। दिल्ली तो गवाह बैठे हैं। और चला गया पंजाब हाथ से, फिर क्या होगा? पंजाब भी हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। और भाजपा से वह बिल्कुल कंप्रोमाइज है अरविंद केजरीवाल, और भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार ही वह चलते हैं। एक साजिश के तहत उन्हें इस केस से आजादी मिली है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो अचानक ईडी सीबीआई के वह दस्तावेज कहां चले गए जो 2 सालों में उसने जुटाए थे? कहां है वह दस्तावेज? दस्तावेज पेश होने चाहिए थे। ऐसी निकम्मी कैसे हो सकती है ईडी की? क्या उसके पास दस्तावेज नहीं है और जेल में डाल देगी, और जेल में डाल के केस चलाएगी और उसके पास दस्तावेज नहीं होंगे? दाल में जरूर कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। कांग्रेस पर हमला करना अरविंद केजरीवाल का इस बात का संकेत है कि वह भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज होकर के छूटे हैं, कि नुकसान कांग्रेस को पहुंचाना है। और इंडिया गठबंधन में फूट डालने की भरपूर कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। समझना और सोचना इस देश को अब है कि क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है। अगर नहीं सोचे और नहीं समझे आप, तो हालात बहुत बुरे होने वाले आने वाले दिन में। और दूसरी चीज, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में जो फूट डाल दिया है, अब उसे वह क्षेत्रीय दल समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, यह देखेंगे। लेकिन कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में है। मैंने तकरीबन 4 महीना पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था कि इंडिया गठबंधन से अलग कांग्रेस एकल चलो की राजनीति पर। कांग्रेस ने कहा था साथ रहे तो ठीक, नहीं तो हम तो अपना चल देंगे। कांग्रेस ने कह दिया था। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि 100 सीटें हमारे पास है, 172 जिस दिन लेकर के गठबंधन आ जाएगा हम बाहर से समर्थन दे देंगे, सरकार चला लो। कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया और इस सरकार को पलटने की कई सारी कोशिशें की। इस बार भी इसी बजट सेशन में यह सरकार पलटने की तैयारी थी अविश्वास प्रस्ताव के। इंडिया गठबंधन एक होता है कि नहीं होता है? अगर इंडिया गठबंधन एक हो गया तो इसी अब सेशन में, बजट के दूसरे भाग में, मोदी सरकार गिर जाएगी और इंडिया में फूट पड़ गया। ममता पर्दे के पीछे से सपोर्ट में आ गई भाजपा के, फिर तो नीतीश नायडू का आना असंभव सा हो जाएगा। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर जोड़ूंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें।
आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।